बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तमाम अफ्रीकन की निगाहों का मरकज काबुल एयरपोर्ट है। अफगान इंतजामिया के नुक्ते नजर से काबुल एयरपोर्ट वो मकाम है जहां से उन्हें जंगी इमदाद पहुंचाई जा सकती है, और अगर हालात मजीद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो सदारती महल के मुकीम इसी एयरपोर्ट से राह फरार भी इख्तियार कर सकते हैं। तालिबान ने सरहदी चौकियों और तिजारती राहदारियों पर कब्जा शुरू कर दिया है ताकि किसी दूसरे मुल्क की तरफ से अशरफ गनी इंतजामिया को कुमुक न पहुंच सके। तालिबान और अफगान इंतजामिया के दरमियान दावपेच की कहानी के कई नए रुख आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं सफदर अली। नाजरीन, अमरीकी फौज के इनखला के बाद तालिबान बहुत मजबूत होते जा रहे हैं, अफगानिस्तान में फैलते चले जा रहे हैं और इलाकों पर इलाका पता किए जा रहे हैं। बंदूकें उठाकर अमरीकी टैंक्स और आर्मी की स्पेशल गाड़ियों पर सैर करते हुए वीडियोस पर वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। तालिबान जीत के जश्न में मगन हैं। आज की हैरानकुन खबर यह है कि तालिबान ने 20 साल बाद अफगानिस्तान के अंदर अपना झंडा लहरा दिया है, और सिर्फ यही नहीं, बरतानिया तालिबान की हाकमियत तस्लीम करने को तैयार हो गया है। बरतानवी वजीर दिफा ने कहा कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई तो उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। यह एक बहुत बड़े अपसेट की नवीद है, कुछ बहुत चौंका देने वाला होने जा रहा है। तालिबान ने 20 साल बाद बाबे दोस्ती का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। बाबे दोस्ती से अफगान कौमी परचम उतारकर अपना सफेद झंडा लहरा दिया है। तालिबान के तर्जुमान का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान में चमन कंधार शहरा पर तालिबान का कंट्रोल है और आमदोरफ्त मुअत्तल है। शहरी और ताजिर आज बाबे दोस्ती की जानिब ना आए। तालिबान के इस इक़दाम के बाद पाकिस्तान की जानिब से भी बाबे दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। उधर पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट का भी मंसूबा तकमील के करीब पहुंच गया है। चित्राल से लेकर वजीरिस्तान तक तकरीबन 90% मंसूबे पर काम मुकम्मल कर लिया गया। 829 किलोमीटर सरहद में से तकरीबन 700 किलोमीटर पर बाड़ लगा दी गई है। बाकी मादा काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ऐसे लगता है कि कमजोर बहुत है तू भी, जीत कर जश्न मनाने की जरूरत क्या थी। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी रिजवान रौनक साहब ने। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तालिबान अफगानिस्तान में खित्ते पर खित्ता फतह किए जा रहे हैं, बाबे दोस्ती पर भी अपना सफेद परचम लहरा दिया है। क्या समझते हैं कि तालिबान का अगला लाहेअमल क्या होगा, और क्या तालिबान की हिकमत अमली वही होगी जो आज से 20 साल पहले थी, यानी वही मुतशद्दिद तालिबान ही होंगे, या उनके रवैये में कोई फर्क आएगा? ये जो जैसे आपने सवाल किया है, नहायत उम्दा सवाल है और फ्रेज बहुत अच्छा किया आपने। ये जो तालिबानाइजेशन हम सुनते आ रहे थे 97 से शुरू हुई, उसके बाद हमने देखा 9/11 के बाद पोस्ट 9/11 2 डेकेड्स गुजर गए। तालिबान, कभी हम सुनते हैं कि तालिबान खत्म हो रहे हैं, तालिबान को नेटो फोर्सेस, अमेरिकी अलाइड फोर्सेस जो है वो खत्म कर रही हैं। उसके बाद कभी उनके साथ मुज़ाकरात, कभी दोहा में, कभी तुर्की में, कभी किसी जगह पर मुज़ाकरात भी चलते रहे। लेकिन सर, अब सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। आपके जो सवाल का हिस्सा है कि अब तालिबान, सबसे पहले मैं दूसरे हिस्से का जवाब दूंगा कि मुतशद्दिद रहेंगे या तालिबान अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे। तालिबानाइजेशन बेसिकली, अगर हम इसको एक माइंडसेट कहते हैं, तो ये वही रहेगा। जहां तक मेरा तज्जिया है, मेरा जहां तक ख्याल है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस का हम्बल सा स्टूडेंट हूं, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तालिबानाइजेशन चूंकि एक आइडियोलॉजी है, वो तब्दील नहीं होगी। अगर वो तब्दील होती है तो तालिबान बुनियादी तौर पे अपनी शनाख्त खो बैठेंगे। अगर शनाख्त खो देते हैं तो फिर तालिबान के साथ किसी को भी कोई मसला नहीं है, ना अमेरिका का मसला है, ना इवन यानी अफगान फोर्सेस का या अशरफ गनी की हुकूमत जो इस वक्त है उनका भी कोई मसला नहीं है, और ना ही हमसाया ममालिक का कोई इशू उनके साथ रहेगा। जो बुनियादी इख्तलाफ है जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका आया था, वो तालिबानाइजेशन थी, वो तालिबान नहीं थे। तालिबानाइजेशन थी, उस माइंड सेट को खत्म करना था उन्होंने, लेकिन इसमें वो अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी तरह नाकाम रहे। दूसरा ये कि आपने कहा कि अगला लाहे-अमल क्या होगा। अगला लाहे-अमल जनाब वही होगा जो पहले भी इन्होंने 97 में भी किया था। जहां तक मेरी समझ काम कर रही है, वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसी तरह चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। अब ये नहीं, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुली या जुज़वी तौर पर तकरीबन 85% अफगानिस्तान पर तालिबान काबू कर चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं, कुली भी और जुज़वी तौर पर भी। अफगान फोर्सेस या तो ताजिकिस्तान भाग रही हैं, ये सुनने में आया है कि 1000 से ज्यादा अफगान फौजी ताजिकिस्तान भाग गए हैं, कुछ ने सरेंडर कर दिया है, कुछ तालिबान के साथ मिल गए हैं।
तो अफगान फोर्सेस ट्रेनिंग के नाम पे इतना सारा पैसा भी दिया गया अमेरिका और नेटो की तरफ से, और इतनी ज्यादा ट्रेनिंग भी की गई, लेकिन बिल्कुल नाकाम है वो तालिबान के साथ लड़ने में, हालांकि उन्हें फिर भी अभी भी सपोर्ट हासिल है। अच्छा रिजवान साहब, इस पर भी कहिएगा कि तालिबान से किन किन ममालिक को खतरा हो सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, और खास तौर पे ये जो मौजूदा यानी जो विश्व की तस्वीर बनती नजर आ रही है। मैं, अगर आप मुझे 2 मिनट दे सकें, ये देखिए बुनियादी तौर पे जब तालिबान आए थे, तालिबान पख्तून आइडेंटिटी रखते हैं, तालिबान को पख्तून तालिबान कहा गया, आपके भी इल्म में होगा जी। अच्छा, उस वक्त जो शुमाली इत्तेहाद और कमांडर अहमद शाह मसूद वगैरह की फोर्सेस थी, उज़्बेक्स थे, ताजिक्स थे, और उसके साथ साथ शुमाली इत्तेहाद नॉर्दर्न अलायंस जो था अहमद शाह, उसके जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के जो क़यादत में काम कर रहा था, लड़ रहा था, ये 3-4 ग्रुप्स थे, जिसमें ईरानी भी थे। 3-4 ग्रुप्स थे मुजाहिदीन के जो इनके साथ नबर्द आजमा थे। अब आप ये देखें, इंटरेस्टिंग बात ये है कि तालिबान के साथ उज़्बेक्स भी मिल गए हैं, ताजिक्स भी मिल गए हैं, नॉर्दर्न अलायंस के भी जो लीडरान थे या जो उनकी रहे सहे लोग थे, कमांडर्स थे या सिपाही थे, वो भी सारे के सारे तालिबान के साथ मिले हुए हैं। यानी इसीलिए मैं पहले सवाल के जवाब में भी मैंने ये कहा था कि जी मुझे बिल्कुल कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल जैसे प्री 9/11 ईरा की हुकूमत थी उसी तरह की होगी। ममालिक की आपने बात की, ये आसपास के हमसाया ममालिक तो ये हो गए। आप देखें कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, तेहरान में पहली दफा तालिबान के साथ, तालिबान के नुमाइंदे को साथ बिठा के तेहरान में टॉक्स हुई अभी 4-5 दिन पहले, पिछले लास्ट वीक की बात है। हालांकि तेहरान तो बिल्कुल यानी पूरी इस गेम से ही बाहर था, तो तेहरान ने भी अब तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट नहीं भी किया तो चलें, कम से कम उस तरफ उनकी एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जरूर पैदा हुआ। उसके साथ साथ शुमाली इत्तेहाद वाले हैं, अहमद शाह मसूद, यानी जो ये उज़्बेक्स थे, ताजिक्स थे, ये भी तालिबान के साथ मिल गए हैं। तो अफगान फोर्सेस के लिए तो जाए मानदन न पाए रफ्तन, कुछ इस किस्म की गुंजाइश भी मौजूद मुझे नजर नहीं आ रही इस वक्त। और ममालिक, बाकी अमेरिका पहले बोलता था खिलाफ, अब वो भी अमेरिका भी हेस्टली एग्जिट कर गया है, आपके सामने है। अब कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान, वैसे ही पाकिस्तान तो चूंकि उनको मुज़ाकरात की मेज पर लाने के हवाले से बड़ा सरगर्म किरदार अदा करता रहा है। तो लेट्स सी, अभी मतलब कहा कुछ नहीं जा सकता, लेकिन मेरी समझ में यही आ रहा है कि तालिबान के अब इस वक्त, यानी जब अब हुकूमत संभालेंगे, अगर वो संभालते हैं तो मामलात काफी हद तक बेहतर होंगे, कोई रेजिस्टेंस इतनी खास नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा वाकया खुदा ना खास्ता 9/11 की तरह का ना हो जाए, जिसके बाद फिर मगरबी ताकतें या कोई और ताकत कूदे मैदान में और फिर तालिबान को कॉर्नर किया जाए। बहुत शुक्रिया रिजवान रौनक साहब, आपके मुफस्सल तज्जिए और कीमती राय का। बाहर सारे मैदान जीत चुका था वो, घर लौटा तो पल भर में ही टूटा था। अफगान तालिबान ने वाज़ेह किया है कि तुर्की एक इस्लामी मुल्क है, हम उसका एहतराम करते हैं, मगर तुर्की को चाहिए कि वो हमारी सरजमीन से वापस चला जाए। अगर वो ऐसा ना करेगा तो हम समझेंगे कि तुर्की हमारी ज़मीन पर काबिज है, ताहम हम उसके साथ वही सलूक करेंगे जो हमने अपने काबजीन के साथ किया। हमें मजबूर ना किया जाए, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज़ का अलम, चुप बैठने से हल नहीं होने का मसला। इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान में अमारत इस्लामी का सफ़ेद परचम बुलंद करने वाले अफगान तालिबान का अगला हदफ मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय दहशतगर्द फोर्सेस हैं। तर्जुमान तालिबान ने वाज़ेह किया है कि कश्मीरी हमारे इस्लामी भाई हैं, मोदी की दहशतगर्द फोर्सेस चुपचाप कश्मीर से निकल जाएं, नहीं तो उनका हाल इबरतनाक बना देंगे। वाज़ेह रहे कि तालिबान ने ग़ज़वा हिंद का भी ऐलान कर रखा है। नाज़रीन, खित्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है, लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि उन मासूम बच्चों और बच्चियों का क्या कसूर जो आप लोगों की कार्रवाइयों की जद में आ जाते हैं। अफगानिस्तान में जारी तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई के दौरान शहरी इलाकों के पढ़े लिखे नौजवानों की अक्सरियत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। अफगानिस्तान में 90 लाख बच्चे बच्चियां स्कूल जाते हैं और 2 करोड़ लोग इंटरनेट से फायदा उठाते हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ी एजेंसी UNHCR ने अफगानिस्तान में मंडलाते हुए इंसानी बहरान पर इंतबाह जारी किया है। हकीकत तो यह है कि अब जिंदगी की इस गहमा गहमी में अनजाने खौफ और मुस्तकिल अंदेशों की आमेज़श हो चुकी है। सवाल यह पैदा होता है कि अफगान अवाम का क्या बनेगा। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिल्लत आमेज शिकस्त और वाइट वॉश की बात की जाएगी। वेलकम बैक नाज़रीन। जिल्लत आमेज शिकस्त और वाइट वॉश,
शर्म तुमको मगर नहीं आती। कितनी शर्म की बात है जब वजीर आजम एक लेजेंड क्रिकेटर हो और पाकिस्तानी टीम इस जिल्लत आमेज तरीके से हार जाए, और वो भी तब जब इंग्लैंड के बेहतरीन खिलाड़ी कोरोना के बायस मैच खेल ना सकें। इंग्लैंड की इसी टीम से बुरी तरह 3 के 3 मैचेस हारकर कौमी टीम ने शायकीन के मान को और कौम के वकार को अपने पैरों तले रौंद दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट की असल तबाही तो पीएसएल ने कर ही दी है। पीएसएल में एक आध इनिंग खेलो, टीम में जगह बनाओ और मौजें करो। और मौजें भी ये कि मैच खिलाने बैरून मुल्क ले जाओ तो प्रैक्टिस छोड़कर हमारे शाहीन शॉपिंग मॉल्स और कैफेज का रुख करते हैं। लेजेंड लोग हैं, इनको कहां जरूरत है प्रैक्टिस की। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार इकबाल जमील साहब। इकबाल जमील साहब, हमारे शाहीन व्हाइट वॉश का लेबल लेकर आए हैं इंग्लैंड से। इतनी बुरी तरह हारे हैं कि इंग्लैंड में पीसीबी की पॉलिसीज के खिलाफ शायकीन ने एहतजाज किया। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहते हैं? आप कह तो सही हैं कि ये वाकई बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इतना बड़ा स्कोर किया। चलिए पहले 2 मैचेस की बात थी, उसमें आप हार गए। आखिरी मैच में मतलब आपने बैटिंग भी अच्छी की, 331, मतलब ये हाईएस्ट रिकॉर्ड चेजिंग स्कोर था जो इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। 3 विकेट उनकी बाकी रह गई। एक वेस्टर्न में उन्होंने किया। देखिए इसमें नाकामी की तमाम वजह यह है कि आपने इतने गुज़श्ता 4-5 साल में आपने कोई इस काबिल जिक्र मतलब खिलाड़ी निकाल के लेके नहीं आया। मेरी समझ में ये नहीं आता इंग्लैंड की टीम रातों रात बन जाती है। इससे अंदाजा होता है कि उनकी काउंटी क्रिकेट कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग टीम है। अब इंग्लैंड के लिए एक मसला पैदा हो गया कि इनमें से किन खिलाड़ी को निकालेंगे। जब उनकी प्लेइंग 11 सही होगी तो उसका मसला क्या होगा। पाकिस्तान की वेरी पुअर कप्तानशिप थी बाबर आजम की, उन्होंने इनिंग्स जरूर अच्छा की। फील्डिंग का ये आलम था, 3 या 4 कैच छोड़े वो कम से कम 30-35 रन का डिफरेंस होता है। ग्राउंड फील्डिंग भी एब्सोल्यूट पुअर। आपके बॉलर्स ने शुरू में जो उन्होंने अच्छी गेंदें की थी जिससे मतलब एक बैटिंग विकेट पे, लेकिन उसके बाद वो बेबस हो गए। ना उनकी लाइन थी ना लेंथ थी। हारिस सोहेल शॉर्ट पिच दिए जा रहे हैं। जेम्स विंसे ने उनको खूब ठुकाई लगाई, लुइस क्रेगरी और ये तमाम जितने प्लेयर्स थे, मतलब विकेट में कोई जान नहीं थी। एक बैटिंग विकेट थी। 331 को आप डिफेंड नहीं कर सके। अगर आप 331 को डिफेंड नहीं करेंगे तो फिर आगे और क्या हिंसा लगाया जाए, ये मेरी समझ में नहीं आता। इंटरनेशनल क्रिकेट में 3,300 3,500 रन तो नहीं बनते ना, मतलब ये है। और ये एक बड़ी ट्रेजेडी की बात है। इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के पास अब वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। अब ये मान लें आप कि यार अगर ये मान लें हम कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है तो फिर तो चलिए ठीक है, अपने आंसू खुश करके बैठ जाए। लेकिन हम क्लेम ये करते हैं हर मैच के बाद कि विल बाउंस बैक व्हेन यू विल बी बाउंसिंग बैक। कल जो शायकीन क्रिकेट थे उनके लिए भी एक बड़ी तकलीफदेह बात थी, बहुत ही तकलीफ बात थी। पूरा ग्राउंड खड़ा हुआ था एडजस्टमेंट से, 7,000 तमाशाई थे और पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस थी। मतलब अब ये आप काउंट करें कि कप्तानी थी, फील्डिंग थी, क्या लैक ऑफ कमिटमेंट था। बाबर आजम साहब को ये देखिए कि उन्होंने कोई नई चीज अलाउ नहीं की। दूसरे मैच में उन्होंने सऊद शकील को गेंद दी, सऊद शकील 1 विकेट ले गया। कल उन्होंने ट्राई नहीं किया। मतलब ये समझ नहीं आता कि किस टाइप की कप्तानी थी। जब आखिरी के जो 10 ओवर्स थे तो वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे मतलब वो बिखरे हुए कप्तान थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरी बात पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की मेरी एक बात समझ में नहीं आती। शादाब साहब है, कमेंटेटर ये कह रहा है कि जब वो आउट हुआ था एक प्लेयर तो शादाब साहब उसकी तरफ दौड़ रहे थे। उसके बाद में उन्होंने एक्शन सरफराज की तरफ किया और कहा कि जनाब ये कैच आपको लेना चाहिए था हवा में। सरफराज ने कहा जब आप दौड़ रहे तो फिर मैं क्यों दौड़ूं। उन्होंने यही उसको जवाब दिया। तो मतलब एक सीनियर जूनियर लेवल की भी जो इज्जत होती है ना प्लेयर्स के अंदर आपस में, जो एक तालमेल नजर आती है, मुझे मेरी समझ में नहीं आता कि वो तालमेल भी नहीं है। कंप्लीटली वाइट वॉश पाकिस्तान के बहुत ही बाबर आजम की इनिंग्स अच्छी थी, ठीक है, उन्होंने एक कोशिश की थी, उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेलने की। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब आपके वक्त का। नाजरीन, कौमी टीम को इंग्लैंड के हाथों तीसरे वनडे में 3 विकेट की शिकस्त से व्हाइट वॉश की हजीमत गले पड़ चुकी है। बॉलर्स और फील्डर्स ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मेहनत पर पानी फेर दिया। इस पर कप्तान भी मायूस नजर आए। शायकीन ने गो मिसबा गो और गो वकार गो के नारे लगाए। शिकस्त से पहले ही शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम से उठकर चली गई। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि यह शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया और इस तरह हार गया।
जिसकी टीम के अहम खिलाड़ी कोरोना का शिकार होने की वजह से नहीं खेल रहे थे। बर्मिंघम में पीसीबी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए मद्दाहों ने हेड कोच मिसबाउल हक, बॉलिंग कोच वकार यूनुस और टीम इंतजामिया को फारिग करने का मुतालबा किया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि टीम इंतजामिया को फारिग करने के बाद भी इन मसाइल का हल तलाश किया जा सकेगा, और क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी टीम स्पिरिट के साथ दीगर मैचेस में खेल सकेंगे या सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के लिए और अपने काम के लिए ही खेलेंगे। टेलीन्यूज़ स्पेशल से अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।